गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास 8 की अपनी ज़बान किताब है, उसका सबक है जिसका नाम है कुंदन लाल सहगल। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही हमने जो दूसरा चैनल बनाया है आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबक नंबर 9 है कुंदन लाल सहगल। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं कि कुंदन लाल सहगल साहब कौन थे। तो लिखते हैं, शरत चंद्र चटर्जी के नावल पर मबनी और प्रेमा नुकुर आरती की हिदायत में पहली फिल्म दुनिया पाओना बंगाली ज़बान में बनी। ठीक है, शरत चंद्र चटर्जी साहब जो हैं, जो एक बड़े नावल निगार थे, उनकी नावल्स पर काफ़ी पिक्चरें बनाई गई हैं। ठीक है, फिल्म्स बनाई गई हैं। तो इसे बनाने वाले, इसे डायरेक्ट करने वाले कौन हैं? प्रेमा नुकुर जी हैं। ठीक है, तो इन्होंने पहली जो पिक्चर बनाई थी वो बंगाली भाषा में थी, बंगाली ज़बान में थी, जिसका क्या नाम था? दुनिया पाओना। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? BN सरकार ने दूसरी फिल्म हिंदुस्तानी ज़बान में बनाने का फ़ैसला किया। तो उसके लिए A.N. शोर ने मोहब्बत के आंसू के उन्वान से कहानी लिखी, जिसमें दो मोहब्बत करने वाले माँ बाप के पुराने ख्यालों के बायस मिल नहीं पाते हैं। ठीक है, यानी उन्होंने कहा कि एक तो बंगाली ज़बान में हमने पिक्चर बना ली है, अब दूसरी फिल्म जो है हिंदुस्तानी ज़बान यानी हिंदी लैंग्वेज में बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए A.N. शोर ने एक पिक्चर मतलब एक कहानी लिखी जिसका नाम था मोहब्बत के आंसू। ठीक है, जिसमें कहानी सिर्फ इतनी सी थी कि दो मोहब्बत करने वाले लोग सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उनके माँ बाप के ख़यालात पुराने होते हैं कि ये चीज़ें गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इस वजह से वो नहीं मिल पाते। तो ये एक कहते हैं ना, उसका एक थीम था। ठीक है, मकाल में न्यू थिएटर्स के जनरल मैनेजर, जिनका क्या नाम था, I.A. हाफिज़ जी ने लिखे थे। यानी जो डायलॉग्स थे मकाल में, मतलब क्या होता है? डायलॉग्स किसने लिखे थे? जो न्यू थिएटर्स के जनरल मैनेजर थे हाफिज़ जी, उन्होंने लिखे थे। हिदायतकारी का मुश्किल काम फिर प्रेमा नुकुर आरती को ही सौंपा गया। यानी अब हिदायत करना कि एक्टिंग कैसी होगी, किस तरह से सारी चीज़ें होंगी, ये सब फिर से प्रेमा नुकुर आरती जी को ही ये सब चीज़ें दे दी गई कि भाई ये आप ही करेंगे। जो इस वक्त न्यू थिएटर्स के वाहिद हिदायतकार थे, यानी वहाँ पे हिदायत करना यानी सलाह मशवरा करना, ये सिर्फ उनके ही अंडर में आता था। लिखते हैं, R.P. बोलॉल ने मौसीकी की जिम्मेदारी संभाली। मर्द के मरकज़ी किरदार को छोड़कर दूसरे अदाकारों का इंतखाब भी हो गया था, मगर जब दूल्हा ही गायब हो तो बारात कैसे चढ़े। यानी हीरो के रोल के लिए कोई मुनासिब मगनी अदाकार नहीं मिल रहा था, जो थे वो हिंदुस्तानी ज़बान में नहीं गा सकते थे। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अब गाने, पिक्चर सब कुछ बहुत अच्छे से तय हो चुका है कि कौन डायलॉग्स करेगा, एक्टिंग कैसे होगी, सारी बातें हो गई हैं, लेकिन मरकज़ी किरदार यानी मेन रोल, जो हीरो का रोल है, उसी के लिए अदाकारा नहीं मिल रहा है कि कौन उसकी एक्टिंग करेगा। यानी हीरो का इंतखाब नहीं हो पा रहा है अभी तक। तो उसके लिए एक मुहावरा कहते हैं कि जब दूल्हा ही नहीं है तो बारात कैसे चढ़े, है ना। दूल्हे के बिना मतलब बाराती हैं और सारी चीज़ें हैं, A to Z सब कुछ है, लेकिन अगर दूल्हा ही नहीं है तो बारात नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर पूरी पिक्चर, पूरी फिल्म का सब कुछ A to Z हो चुका है, लेकिन अगर उसमें लीड रोल का हीरो ही नहीं है तो वो मूवी नहीं बन सकती, राइट। अब इनको एक ऐसा अदाकार चाहिए था, ऐसा हीरो चाहिए था जो गाना भी गा सके। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ना मुगन्नी, यानी गाना भी गा सके। तो गाना गाने वाला, अच्छा, अब जो ऐसे अदाकार थे जो गाना गा सकते थे, लेकिन उनमें भी कोई ऐसा नहीं था जो हिंदी भाषा में गाना गा ले। ठीक है, नहीं, इन्हें अदाकार भी ऐसा चाहिए था जो गाना गा सके, और गाना भी कौन सी ज़बान में? हिंदी ज़बान में। तो इस तरह से वही वाली बात के कई डिमांड्स होने की वजह से इन्हें हीरो नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हो पा रही थी।
ठीक है, उनसे मिलने के लिए मिलने ये KL सहगल आए। ठीक है, सहगल है, उन्होंने मतलब अभी पिक्चर शुरू नहीं हो पा रही थी, यहाँ से दूसरी बात शुरू कर दी, वो कहानी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ से एक दूसरा सीन है, कहते हैं इनसे मिलिए, ये KL सहगल हैं। ठीक है, नितिन बोस ने सहगल का तारुफ आरती से करवाया तो सहगल ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। आरती साहब ने भी जवाब में नमस्कार किया, मगर उनके चेहरे पर उलझन के आसार थे और आंखों में एक सवाल या निशान। यानी अब कोई तीसरे कैरेक्टर हैं जिन्होंने, ये कौन है, ये है नितिन बोस। नितिन बोस आरती साहब के पास आए हैं और उनसे कहा है आके कि इनसे मिलिए, ये है सहगल साहब। ठीक है, अब सहगल साहब को जब हम किसी को ऐसे इंट्रोडक्ट करवाते हैं तो इंट्रोडक्शन के टाइम पे हम गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, दुआ कुछ करते हैं। तो इस तरह से सहगल साहब ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते किया, तो उन्होंने भी नमस्कार में जवाब दिया। ठीक है, मगर उनके चेहरे पर कोई उलझन के आसार थे, यानी कुछ उलझन उनके चेहरे पे नज़र आ रही थी। साथ ही आंखों में एक सवाल या निशान, यानी वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, कैसे अभी पता चलेगा। सहगल साहब उनकी तरफ देख रहे थे और उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। नितिन बोस ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आपकी फिल्म के हीरो सरकार साहब ने कुछ देर पहले ही इनके साथ मुआहदा किया है यानी वादा किया है, या हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हाँ भाई, हम आपको अपने पिक्चर का हीरो रखेंगे, आप कितनी फ़ीस लेंगे, क्या लेंगे, वो सारी बातें हो चुकी हैं। लेकिन जो आपके सहगल साहब थे, उन्हें देखकर जो आपके आरती साहब थे, उन्हें प्रेमा नुकुर साहब को तो थोड़ा सा उन्हें कन्फ्यूजन था कि मतलब क्या ये हीरो बन पाएगा या नहीं। देखिए, लिखते हैं हीरो और मेरी फिल्म के। आरती की आंखों पर सवाल या निशान मज़ीद बड़ा और गहरा हो गया। यानी उनको अभी उन्होंने मुँह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका चेहरा इस चीज़ को जाहिर कर रहा था कि वो बड़े कश्मोकश में पड़े हुए हैं कि ये मेरी पिक्चर का हीरो बनेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा गाते हैं, यानी इनको हीरो तो वही चाहिए जो एक्टिंग के साथ गा भी ले। तो सरकार साहब ने इनका गाना भी सुना है। ठीक है, बोलराल दा ने भी सुना है। तो जो अब यहाँ पे बोलराल दा है ना, आपको पता है वहाँ बंगाली में भाई को दा कहा जाता है, दादा। ठीक है, तो उसको कह रहे हैं कि बोलराल दा ने भी इनका गाना सुन लिया है, सरकार साहब ने भी इनका गाना सुन लिया है, सबने इनके गाने वगैरह सुन लिए हैं। वो इनके गाने से बहुत मुतमईन है, यानी इनकी आवाज़, लय, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो वो मुतमईन है, चिल है एकदम कि हाँ भाई ठीक है, बहुत अच्छा इन्होंने गाया। नितिन बोस ने पुरजोश अंदाज में कहा, प्रेमा नुकुर के माथे पर शिकने गहरी होती चली गई, है ना। माथे पर जो ऐसे हम झुर्रियाँ ले आते हैं घूरते टाइम किसी को, तो वो बहुत गहरी हो गई कि भाई ये कैसे हीरो बन सकता है, सिर्फ गा लेने से ही सारी बातें नहीं हो जाती। ठीक है, उन्होंने तिरछी नज़रों से नितिन बोस की तरफ देखा। गाना तो ठीक है, मगर एक्टिंग, इसका क्या होगा। यानी गा लेते हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक्टिंग भी आती है या नहीं। तो अगर एक्टिंग भी कर लेंगे, अच्छा करेंगे, एक बार देखिए तो सही। यानी ठीक है, अब गा लेते हैं तो एक्टिंग भी कर ही लेंगे, एक्टिंग में कौन सा रॉकेट साइंस है ना। आप एक बार देख लीजिए, ये नामुमकिन है। आरती ने फैसलाकुन अंदाज में कहा कि मतलब नहीं, ये नामुमकिन है, मैं इनकी एक्टिंग नहीं देखूंगा, जाए यहाँ से, मैं इन्हें हीरो नहीं बना रहा। ठीक है, फिर सहगल की तरफ घूरते हुए बोले, इस लंबे सूखे बदन के साथ क्या खाक एक्टिंग करेंगे। यानी वो दुबले पतले थे और लंबे थे, है ना। एक होता है दोहरे बदन का आदमी, थोड़ा सा अच्छा लगने वाला, एक होता है बिल्कुल सूखा मरी हत्या सा, हड्डी एकदम लंबा सा, है ना। तो ऐसे भी मतलब पर्सनैलिटी नहीं थी कुछ बहुत अच्छी, दुबले पतले आदमी थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि लंबा सूखा बदन क्या खाक एक्टिंग कर पाएगा। देखने से लगता है जैसे बांस पर कपड़े लटका दिए हों, है ना। यानी अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने दुबले पतले आदमी थे कि कहा गया कि उनके ऊपर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बांस है और उन पर कपड़े लगा दिए हों। और आगे जब कहते हैं न सूरत है न सेहत है, यानी शक्ल सूरत के भी कुछ ख़ास नहीं है और सेहत तो है ही नहीं। फिर कुछ पल की खामोशी के बाद अपना फैसला सुनाते हुए बोले, नहीं, ये मेरी फिल्म के हीरो नहीं हो सकते। ठीक है, यानी 2-5 मिनट चुप रहे और उसके बाद कहा, नहीं भैया आप जाइए यहाँ से, आप मेरी पिक्चर के हीरो नहीं हो सकते। नितिन बोस ये सुनकर सख्ते में आ गए। क्यों? क्योंकि अभी तो पीछे सरकार साहब ने वादे कर लिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा ली, और यहाँ आके डायरेक्टर साहब ने मना कर दिया। ठीक है, तो क्या जवाब दें आरती की बात का। इधर
उधर सहगल की हालत भी ख़राब हो गई थी। उनको एक एक लफ्ज़ उनके दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रहा था, है ना। पहले वो ये सोचकर खुश हो रहे थे कि उन्हें अपनी मंजिल मिल गई है, लेकिन अब लग रहा था जैसे वो अपनी मंजिल समझ रहे थे, वो सिर्फ़ एक छलावा था। छलावा किसे कहते हैं? धोखे को, है ना। तो सहगल साहब को भी बुरा लग रहा था कि मैं तो खुश था कि चलो मुझे एक्टिंग मिल जाएगी, मैं गाऊँगा भी, हीरो भी बन जाऊँगा जल्दी से, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। तो आगे देखिए क्या लिखते हैं। मौसीकी तो एक मुसलसल हुनर है बेटा। उनके कानों में अचानक जम्मू के पीर बाबा की आवाज़ गूंजने लगी। इसमें मंजिल का कोई काम नहीं है, मतलब मंजिल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर कुछ होता है तो बस रियाज, रियाज मतलब प्रैक्टिस, और ज़िक्र जिसका कोई ख़ात्मा नहीं। यानी म्यूज़िक एक ऐसा हुनर है जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहता है, और इसको अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, रियाज़ करना है ना। और इसका कोई ख़ात्मा नहीं है, आखिर दम तक इसे निभाना पड़ता है। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम्हारी रूह को सुकून मिलेगा। यानी वो असल में वो टूट चुके थे आरती साहब की बात से, लेकिन उनके दिमाग में जम्मू की जो एक पीर बाबा ने कहा था वो जुमला गूंजा, जिसकी बाद उन्हें हिम्मत मिला। ठीक है, हिम्मत मिली कि भाई जो मौसीकी है वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। आवाज़ इंसान की ज़िंदगी भर बुढ़ापे तक अच्छी रह सकती है ना। तो वही कहते हैं सुलेमान पीर, जो जम्मू वाले पीर थे, कि ये बात याद आते ही सहगल को सचमुच बहुत सुकून मिला। उनकी खुद एतमादी, यानी जो उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस था, जो अब टूट चुका था, लो हो चुका था, वो ज़रा देर पहले उनका साथ छोड़ चुकी थी ना, फिर लौट आई। और आरती साहब की बात का जवाब इस बार नितिन बोस ने नहीं बल्कि ख़ुद उन्होंने दिया। यानी अभी तक तो आरती साहब क्या जवाब जो नितिन बोस दे रहे थे, जी सर, यस सर, नो सर करके, अब वो सहगल साहब ने खुद जवाब दिया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ऐसा क्यों कहते हैं दादा? आप तो पारस हैं, लोहे को छू लें तो सोना बन जाए। फिर मैं आपकी फिल्म का हीरो क्यों नहीं बन सकता? आप ही बताइए, मेरे सर पर आपका हाथ होगा तो मैं आसमान को ज़मीन पर उतार लाऊंगा। देखिए, हर इंसान अपनी तारीफ़ सुनना चाहता है। तो सहगल साहब ने भी क्या करा? आरती साहब की तारीफ़ करके कह दिया कि सर आप तो पारस हैं। आपको पता है पारस एक ऐसा धातु है, या हम कह सकते हैं एक ऐसा पत्थर है जिससे जो भी चीज़ अगर लोहे को छुलाया जाए तो लोहा सोने में बदल जाता है। तो कहते हैं आप वही पत्थर के मानिंद हैं, आप पारस पत्थर है, मैं लोहा हूँ। अगर मैं आपके साथ काम करूँगा तो मैं भी सोना बन जाऊँगा। तो आप ऐसा मत कहिए कि मैं आपके पिक्चर का हीरो नहीं हो सकता, आपके फ़िल्म का हीरो नहीं हो सकता। प्लीज़ आप मुझे अपने फ़िल्म का हीरो बना लीजिए, मैं आसमान को ज़मीन पर झुका लाऊंगा। अपनी बात कहते हुए सहगल के चेहरे पर जो चमक थी उस पर प्रेमानुकुर आरती के दिल को छू लिया। ठीक है, यानी वो जब ये बात कह रहे थे तो उनके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस जो था, जो एक चमक थी, उसने आरती साहब के दिल को छू लिया। फिर भी उन्होंने आहिस्ता से कहा, ठीक है देखते हैं। और नितिन बॉस की तरफ देखते हुए बोले, नितिन रिहर्सल शुरू कराओ। प्रेमानुकुर आरती की मौजूदगी में, ठीक है, मोहब्बत के आंसू की रिहर्सल लगातार 2 महीने तक चलती रही। यानी अब ये जो पिक्चर बन रही थी इस मूवी की रिहर्सल शुरू हो गई। सब लोग थे, नितिन बोस और आरती साहब, सब लोग थे, और सहगल साहब हीरो का रोल अदा करने लगे। ठीक है, और 2 महीने तक इसकी रिहर्सल चली। यानी पहले क्या होता था, पिक्चर बनने से पहले उसकी रिहर्सल होती थी कि आप कर पा रहे हैं या नहीं, उसके बाद फिर सीन चलते थे। सहगल अपनी अदाकारी का बेहतरीन मुज़ाहिरा कर रहे थे, यानी बहुत अच्छे से वो अपनी अदाकारी को निभा रहे थे। आरती साहब मुतमईन हो गए और फिल्म की शूटिंग की तारीख तय कर दी, मगर कैमरे के सामने आते ही सहगल घबरा गए। और ठीक उसी तरह जैसे शिमला के नाटक में हुआ था, आरती साहब ने कट कहा। ठीक है, यानी अब क्या हुआ, जब रिहर्सल हो रही थी तब तो बहुत अच्छा कर रहे थे सहगल साहब, लेकिन जैसे ही कैमरा सामने आया तो वो घबरा गए, है ना। एक कहते हैं ना, इंसान के अंदर एक ये होता है कि वो कैमरा फेस नहीं कर पा रहा है। तो इसी तरह से सहगल साहब भी कैमरा फेस नहीं कर पा रहे थे और वो घबरा गए। तो जो आरती साहब थे उन्होंने कट कह दिया। ठीक है, कट कहने के बाद फिर क्या हुआ, सहगल साहब को समझाया कि उन्होंने क्या गलती की है, रीटेक हुआ, मगर इस बार एक नई गलती आरती साहब
फिर कट कहा, फिर उन्हें समझाया, रीटेक हुआ, 7-8 रीटेक हुए। आखिर 9वें रीटेक पर आरती साहब अपना तवाज़ुन खो बैठे, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और क्या बोले, बहुत हो चुका, अब और नहीं, मैं शूटिंग कैंसिल कर दूंगा, कहते हुए स्टूडियो से बाहर निकल गए। ठीक है, और नितिन बोस ये बात जानते थे कि ऐसे मौक़ों पर दादा यही करते हैं। अब वो अपने आप पर काबू पाने के लिए स्टूडियो से बाहर चले गए हैं। क्या मतलब हुआ, कैमरा सामने आते ही सहगल साहब घबरा गए। वो हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते। तो इस तरह से 9 रीटेक हुए। ठीक है, 9 रीटेक के बाद भी वो नहीं सही कर पाए। तो जो आपके आरती साहब थे, आरती साहब को बहुत गुस्सा आ गया और वो कहने लगे चलो भागो यहाँ से, मैं जो हूँ ये शूटिंग क्या कर रहा हूँ कैंसिल कर दूँगा, और कहते हुए स्टूडियो से बाहर चले गए। ठीक है, लेकिन जो ये थे प्रेम, इसका क्या नाम है, नितिन बोस ये बात जानते थे कि आरती साहब ऐसा तब करते हैं ताकि वो अपने आप पे काबू ला सकें, है ना। उन्हें गुस्सा आता है तो वो अपने आप को कंट्रोल में लाने के लिए बाहर चले जाते हैं। अब इतनी बुरी तरह से उन्हें हड़काया गया तो सहगल साहब भी रोने लगे। ठीक है कि भाई एक तो मौका मिला इतनी रिक्वेस्ट के बाद, पिक्चर बन रही है, मूवी बन रही है, और अब ये कहा जा रहा है कि हम शूटिंग कैंसिल कर देंगे। नितिन बोस ने उनकी हौसला अफजाई की और कहा रोने से कुछ नहीं होगा, जाओ तुम भी बाहर घूम आओ और तुम्हारा तनाव भी क्या हो, कम हो जाएगा, जो तुम्हें टेंशन है, प्रेशर है, वो भी ख़त्म हो जाए तुम्हारा। मगर सहगल नहीं उठे और पथरीली हुई आंसू, यानी मतलब पथराई हुई नज़रें, यानी आंसू भरी हुई, एक तरह से कह सकते हैं उदास, सैड देखते रहे। और नितिन बॉस के पास आकर बोले दादा मैं एक दिन दिखा दूंगा कि न्यूज़ थिएटर ने मेरा इंतखाब करके कोई गलती नहीं की है, यानी मैं एक बहुत अच्छा हीरो बन के दिखाऊंगा कि अगर न्यू थिएटर ने मुझे लिया है तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। सहगल की ये खुद एतमादी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस थिएटर के तमाम लोगों को मुतासिर करती थी, यानी उनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था उससे सारे लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर होते थे कि वाकई ये बहुत अच्छे कलाकार बनेंगे। नितिन बोस बोले आओ मेरे साथ रिहर्सल करो। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं एक नितिन बॉस जो है वो बहुत कोऑपरेटिव टाइप के इंसान है। कुछ देर रिहर्सल करने के बाद नितिन बोस ने डायरेक्टर को खबर भिजवाई कि वो चुपचाप अंदर आ जाएं। सहगल नितिन बोस से बोले दादा आप एक टेक इनके आने से पहले ही क्यों नहीं ले लेते हैं। ठीक है, तो अब सहगल साहब को ये लग रहा था कि शायद आरती साहब देखे तो फिर मैं हेजिटेट हो जाऊँ एक तरह से, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि डायरेक्टर साहब के आने से पहले ही, यानी नितिन आपके आरती साहब के आने से पहले ही एक टेक आप ले लीजिए। लेकिन उन्होंने आरती साहब से पहले ही कहलवा दिया कि भाई तुम आड़ से देखते रहना। ठीक है, नितिन बोस ने उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराए और कैमरे के पीछे चले गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि डायरेक्टर साहब दरवाजे के पीछे से देख रहे हैं। लेकिन सहगल को इसका इल्म नहीं था, क्योंकि डायरेक्टर साहब यानी आरती साहब को तो ख़ुद अभी बोस साहब ने बुलवाया है ना, तो इसलिए उन्हें तो पता है कि वो दरवाजे के पीछे से देख रहे हैं, लेकिन सहगल साहब को ये चीज़ नहीं पता थी। ठीक है, इसका इल्म नहीं था इस बारे में। इस बार सहगल से कोई चूक नहीं हुई और डायरेक्टर ने दरवाजे के पीछे से चिल्ला के कहा ओके ओके। फिर सहगल के पास आकर उनकी पीठ थपथपाई और बोले वेल डन वेल डन। ठीक है, यानी आपकी से जो टेक है वो हो गया था। सहगल ने हैरान नज़रों से डायरेक्टर को देखा, जैसे उन्हें यकीन न हो रहा हो कि ये वही आरती साहब हैं जो कुछ देर पहले नाराज़ होकर बाहर चले गए थे। ठीक है, आरती नफ्सियात के माहिर थे, यानी कि वो इंसान कहते हैं ना साइकोलॉजिस्ट थे, वो चीज़ों को समझ लेते थे। सहगल की नफ्सियाती कैफियत उनसे छुपी ना थी, इसलिए बोले दरअसल तुम्हारी कमज़ोरी एहसास कमतरी है, इसलिए तुम अपना एतमाद खो बैठे हो। ठीक है, यानी तुम्हारे अंदर जो है क्या है, तुम एहसास कमतरी का शिकार हो, यानी तुम्हें लगता है कि तुम कमतर हो, तुम नहीं कर पाओगे, लोग तुमसे अच्छे हैं, इसलिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, लो हो जाता है। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो सहगल के दिल में एक डर पैदा हुआ कि घर वालों को जब पता चलेगा कि फ़िल्मों में काम कर रहा है तो नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा, आजकल फ़िल्मों में काम करना बड़ी फ़ोक़ियत माना जाता है, लोग बड़ी खुशी खुशी और बहुत एक्साइटमेंट से बताते हैं कि हम पिक्चर में काम करते हैं, मूवी में काम करते हैं, या वेब सीरीज़ या कुछ इस तरह से।
लेकिन पहले ज़माने में इस चीज़ को गलत समझा जाता था कि अच्छे घर के, अच्छे घरानों के बच्चे जो हैं वो इस नाच गाने में नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए सहगल साहब को भी ये डर था कि अगर मेरे घर में पता चला कि मैं पिक्चर में काम कर रहा हूँ, मूवी में काम कर रहा हूँ, तो बहुत नाराज़ होंगे। इसलिए उनका फिल्मी नाम के.एल. सहगल रखा गया। ठीक है, रखा गया, मगर फिर भी राजा राम शर्मा ने उन्हें पहचान लिया। ठीक है, यानी उनको तब भी पहचान लिया गया कि ये वही है, तो उन्होंने बोल दिया, अरे ये तो अपना कौन है, कुंदन है। ठीक है, आखिरकार 16 जनवरी 1932 को इलाहाबाद के शंभर टाकीज़, ये सिनेमा हॉल हुआ करते थे, में मोहब्बत के आंसू रिलीज़ हुई और इसके साथ ही हिंदुस्तानी सिनेमा के फलक पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा को चकाचौंध कर दिया। ठीक है, लिखते हैं इस फिल्म में तकरीबन 10 गाने थे, मगर आज ना ये फिल्म मौजूद है और ना गानों की रिकॉर्डिंग और ना इस बात की मालूमात है कि इन 10 गानों में सहगल ने कितने गाए थे। ठीक है, यानी ये पिक्चर और ये सब चीज़ें क्या है, नापैद हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, अब ये मौजूद नहीं है। अलबत्ता गानों के शुरू के बोल अब भी मौजूद हैं और क़यास किया जाता है कि इन 10 गानों में से 6 गाने सहगल ने गाए थे। ठीक है, सहगल साहब ने टोटल 6 गाने गाए थे। ये क़यास है, क़यास मतलब सोचा गया है, इमेजिन किया गया है, एक अंदाज़ा लगाया गया है। ठीक है, फिल्म फ्लॉप हुई, मगर सहगल को उनकी आवाज़ और अदाकारी के दम पर ज़बरदस्त शोहरत मिली। यानी मोहब्बत के आंसू जो पिक्चर थी ये तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन सहगल साहब जो है वो उठ गए थे उनकी अदाकारी और आवाज़ की वजह से। मायने याद करिए, मबनी होता है किसी के ऊपर, बुनियाद जिस पर हो। ठीक है, आमद मतलब आना, दकियानूसी पुराने ज़माने की बातें, मकालमा कहते हैं जो बातचीत करते हैं, डायलॉग्स को इंतखाब चुनना, मगनी मतलब गाने वाला। आगे आ जाइए, यहाँ लिखा है मुआहदा। मुआहदा मतलब होता है एक तरह से, जैसे मैंने भी आपको बताया ना, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, उसी को कहा जाता है मुआहदा। आगे देखिए शिकन, शिकन मतलब सिलवटें, छलावा यानी धोखा जो ज़रा देर दिखे उसके बाद गायब हो जाए। रियाज, रियाज मतलब होता है मेहनत। खुद एतमादी यानी अपने ऊपर भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, पारस, पारस एक ऐसा ख्याली पत्थर है जिससे माना जाता है कि अगर उसे कोई लोहा छू ले तो वो सोने में तब्दील हो जाता है। मुज़ाहिरा मतलब होता है ज़ाहिर करना। रीटेक, रीटेक मतलब होता है दोबारा से लेना, है ना, अंग्रेज़ी लफ्ज़ है ये। तवाज़ुन मतलब होता है अपना बैलेंस। आगे देखिए हौसला अफजाई यानी हिम्मत बढ़ाना। पथराई हुई आँखें यानी सदमे से भरी और मायूस निगाहें। तनाव, खिंचाव को कहते हैं। ठीक है, रिहर्सल मश्क को कहते हैं। वेल्डन, वेल्डन है। ठीक है, नफ्सियात, नफ्सियात होते हैं जो दिमाग को समझे, चेहरे को इंसान के पढ़ ले। एहसास कमतरी यानी अपने आप को छोटा समझना। कयास मतलब होता है कि गुमान करना, अंदाज़ा लगाना। फ्लॉप, फ्लॉप को ही कहते हैं जो नाकाम हो जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके 12 सवालात हैं, उसके बाद सही जवाब है, सही गलत है। तो जो बुक का काम है वो बुक में करते हैं और पहले आंसर शीट को देख लेते हैं। पहला सवाल देखिए, लिखते हैं शरद चटर्जी जो है, शरद चंद्र चटर्जी के नावल पर मबनी पहली फ़िल्म का क्या नाम है, वो किस ज़बान पर है? तो उस फिल्म का नाम है दुनिया पाओना और ये बंगाली ज़बान में थी। ठीक है, यहाँ लिखा है BN सरकार ने अपने दूसरी फिल्म किस ज़बान में बनाने की सोची? तो हिंदुस्तानी ज़बान में। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है के.एल. सहगल ने अपनी किस खूबी से सरकार साहब और बोल्ड ऑल को मुतासिर किया था? तो किससे किया था? उन्होंने अपनी आवाज़ से किया था। माथे की शिकन गहरी होने से क्या मुराद है? यानी कन्फ्यूजन या फ़िक्र में ज़्यादा आ जाना। अगला सवाल है के.एल. सहगल साहब को देखकर आरती साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि ये सूखा सड़ा सा आदमी कोई हीरो बन सकता है, ऐसा लगता है बाँस के ऊपर कपड़े लटका दिए हों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिखते हैं आरती की बातों का सहगल पर क्या असर हुआ? तो थोड़ी देर के लिए मायूस हो गए थे और उनकी जो खुद एतमादी थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो खोने लगा था। मौसीकी तो एक मुसलसल सफ़र है बेटे, ये आवाज़ सहगल ने कब महसूस की थी? तो जब प्रेमानुकुर आरती साहब ने उनसे कहा था कि ये हीरो नहीं बन सकता है और वो नाउम्मीद हो गए थे, तब उन्होंने ये आवाज़ महसूस की थी। सहगल में खुद एतमादी कैसे लौटी? तो उनको जम्मू के पीर बाबा की आवाज़ सुनाई दी, उससे ही उनकी खुद एतमादी वापस आई।
आरती साहब सहगल से क्यों मुतमईन हो गए थे? क्योंकि उन्होंने रिहर्सल में बहुत अच्छा सा काम किया था। अगला सवाल, सहगल के रोने की क्या वजह थी? तो जब आरती साहब बार बार रीटेक ले रहे थे और वो फिर भी नहीं कर पा रहे थे, तो आरती साहब ने गुस्से में कह दिया था मैं शूटिंग कैंसिल कर दूंगा। यही मेन वजह थी उनके रोने की। अगला सवाल लिखते हैं, आरती की क्या क्या खूबियाँ थी? तो वो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर के साथ साथ माहिर नफ्सियात भी थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है के.एल. सहगल को किस वजह से शोहरत मिली? तो उनकी सुरीली आवाज़ और अदाकारी की वजह से उन्हें शोहरत मिली। अब यहाँ देखिए नीचे जुमले, ये 12 के 12 आपके सवाल हो गए। अब ये जुमलों में इस्तेमाल करना है लफ्ज़ों को दकियानुस, इंतखाब, मकालमा, पारस, तवाज़ुन, हौसला अफजाई, तनाव। ये आप कर लीजिएगा। मुतज़ाद उल्टे लिखने, तवाज़ुन, गैर तवाज़ुन, एहसान से कमतरी, एहसास बरतरी, मौका, बेमौका, मुनासिब, गैर मुनासिब, सुकून, बेकरार, मुतमईन, गैर मुतमईन, एतमाद, बेएतमाद। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एल सहगल की 5 फिल्मों के नाम अपने उस्ताद से पता कीजिए। तो ये 5 फिल्मों के आपके नाम हो गए हैं। ठीक है, चलिए बचा हुआ काम फिनिश करते हैं पहले। अगला सवाल देखिए, लिखा है सही जुमलों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। के.एल. सहगल की पहली फिल्म का नाम माँ की आंसू था, गलत। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, गलत है ना। लिखा है हीरो के रोल के लिए मुनासिब किरदार मौजूद था, गलत। के.एल. सहगल बहुत अच्छा गाते थे, ठीक बात है। के.एल. सहगल एक तंदुरुस्त जिस्म के मालिक थे, नहीं, वो एक सूखे सड़े जिस्म के मालिक थे। सुलेमान पीर की बात से सहगल को सचमुच बहुत दुख हुआ, गलत। ठीक है, तो इन सब में सिर्फ एक ही सही है, बाकी सब गलत है। जुमले हमने इस्तेमाल कर लिए, मुतज़ाद हमने लिख लिया। आप देखें यहाँ लिखा हुआ है कि के.एल. सहगल की 5 फिल्मों के नाम लिखिए, लिख लिया। के.एल. सहगल ने जो मशहूर गज़लें और भजन गाए हैं उनकी फहरिस्त बनाइए, तो ये काम आप खुद कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, लड़का गाना गाता है, लड़की खाना खाती है। इस किसी इस्म का मुज़क्कर यानी नर या मुअन्नस होना जिन्स कहलाता है। जैसे लड़का क्या है, मुज़क्कर, लड़की क्या है, मुअन्नस। ठीक है, इसकी 2 किस्में होती हैं। ठीक है, जिन्स की, जिन्स मतलब जेंडर, तो जेंडर की 2 किस्में क्या होती हैं, एक होती है जिन्स हकीकी, एक होता है गैर हकीकी। हकीकी वो जो मेरे और आपके लिए यूज़ होगा, और गैर हकीकी वो जो किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, जो बेजानदार के लिए यूज़ होगा। जैसे देखिए खाना खा रहे थे, माँ कपड़े सी रही थी, घोड़ा दौड़ रहा था, तो ये सब जानदार हैं। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ लिखते हैं ऊपर के जुमलों में अब्बा, अम्मा, घोड़ा, या है ना, ये क्या है, इसमें जादार है। ठीक है, ये सब क्या है, इसमें जो भी जान है वो उनमें क्या है, जान है। ठीक है, जानदार अस्मा जो होते हैं उन्हें मुज़क्कर या मुअन्नस को जिनसे हकीकी कहते हैं। दिन निकल आया, रात हो गई, वो दाल खा रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें दिन, रात और दाल जो है गैर हकीकी है, यानी इनके अंदर जान नहीं है। तो जो बेजान है उसको क्या कहा जाता है, मुज़क्कर या मुअन्नस, लेकिन कौन सा, जिनसी गैर। ठीक है, गैर हकीकी हैं ये। गौर करने की बात पर देखिए यहाँ लिखते हैं हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से मशहूर गाने वाले आए, लेकिन सहगल का नाम यादगार साबित हुआ। वो एक तरह के अफसानवी शख्सियत या लेजेंड बन गए हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अदाकारी भी की, लेकिन उनकी मकबूलियत की बुनियादी सबब उनकी गायकी है। उन्होंने गज़ल, गीत, भजन सब कुछ गाया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, देखते हैं हिंदुस्तानी फिल्मी मौसीक़ी की तारीख़ में सहगल एक मुस्तकिल उन्वान की हैसियत रखते हैं और उन्हें आज भी बहुत से लोग मोहब्बत और अक़ीदत के साथ याद करते हैं। इस सबक में ये बताया गया है कि सहगल ने हिंदी फिल्म की दुनिया में किस तरह कदम रखा और अपनी ख़ुद एतमादी के बलबूते पर किस तरह बहुत जल्दी अपनी महफूज जगह बना ली। ये सबक हिंदुस्तानी मास मीडिया के मारूफ शख्सियत जनाब शायद की लिखी हुई सहगल की सवानी उम्री से लिया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।